Assalamu alaikum viewers. This is lecture number 32 of your course Theory and Practice of Counseling. As you know that in the previous lecture we talked about existential approach to counseling. और existential approach में हमने दो important theorists का जिक्र किया था. उनके नाम क्या थे याद करने की कोशिश कीजिए. Yes, रोलो में and विक्टर फ्रैंकल. इनके अलावा और भी बहुत से जो एग्जिस्टेंशियल थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनकी हमें नज़र आती है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की तरफ, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो ये दो लोग हैं. As far as their views regarding human nature is concerned, they talked about personal choices and responsibility of the individuals. They believe that human beings actually are responsible to make their own choices. और जब कभी हम ये कहते हैं कि हमने अपनी मर्जी से फैसला नहीं किया और हम मजबूर हो गए थे, तो असल में हमारी ये किसी वीकनेस की तरफ इशारा करता है. बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू मेक देयर ओन चॉइसेस. एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट पीपल आर ऑथर्स ऑफ देयर ओन लाइफ्स. हम जो कुछ अपनी लाइफ के बारे में कहते हैं कि ये किसी और वजह से इस तरह की हो गई, असल में वो हमारे एक्शंस की वजह से एक ख़ास तरीके से उसमें वाक़यात ज़हूर पजीर होते हैं. And all other concepts are related with these concepts of personal choice, responsibility and freedom. Another important concept of existential therapy is that anxiety is not always detrimental. Sometimes anxiety could in fact be beneficial for human beings. किस सेंस में कि जब हमें anxiety होती है, we try to change ourselves. और उसी से हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती है. बट ऑब्वियसली इट इज़ आल्सो ट्रू कि जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी इंसानी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. एज फार एज रोल ऑफ द काउंसलर इज कंसर्न, बेसिकली काउंसलर हु इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल थेरेपी सर्व्स एज द रोल मॉडल. और वो कोशिश ये करता है कि ही और शी वुड हेल्प द क्लाइंट टू लिव इन अ प्रोडक्टिव वे एंड यूज हिज और हर चॉइसेस इफेक्टिवली. एंड द पर्सन शुड आल्सो नो अबाउट हिज पर्सनल फ्रीडम, कि वो अपनी चॉइस के बारे में फ्री है. जो भी अपनी लाइफ का वो लाहे अमल डिसाइड कर रहा है, दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द पर्सनल चॉइसेस. गोल्स ऑफ द थेरेपी, वो क्या हैं गोल्स? बेसिकली हम इसको 4 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं. 1 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 इज फ्रीडम, देन अवेयरनेस एंड पोटेंशियल. पीपल हैव पोटेंशियल टू मेक चॉइसेस एंड दोज चॉइसेस which are ultimately going to affect their whole life. और जो थेरेपिस्ट का रोल है वो ये है कि एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेस्ट्स का जो है वो इस्तेमाल एग्जिस्टेंशियल थ्योरिस्ट्स नहीं करते, बिकॉज दे बिलीव दैट डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग इज़ नॉट रिलेटेड विद एक्चुअल ह्यूमन पोटेंशियल्स. और हमें उससे बहुत ज़्यादा हम जो इंडिविजुअल है उसको एक ख़ास कैटेगरी में कैद कर देते हैं. As I said before, they do not believe in testing. Similarly, they do not believe in diagnosis. अब जब वो diagnosis पे believe नहीं करते तो testing पे believe नहीं करते. Similarly, they do not have any structured kind of techniques that could be used in existential therapy because they believe the whole counseling process is important. Or basically, this is the relationship between client and counselor which is related with the effectiveness and the outcome of the therapy. So there are not many techniques available, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये भी है कि a person who is following existential theory, he or she is able to choose techniques from other theoretical approaches. तो वो बाकी जो theoretical approaches हैं जैसे behaviorism है, Gestalt है, उसमें से कुछ techniques जो हैं वो existentialists use कर लेते हैं. But one technique which they quite often use is very famous, and that is called logotherapy. Logotherapy is actually related with finding a meaning in the world which apparently is meaningless. So you find a personal meaning of your living, of your existence. And it is also possible in very adverse circumstances. जैसे मैंने विक्टर फ्रैंकल की आपको मिसाल दी थी पिछले लेक्चर में कि he had suffered a lot during World War II. उसके बहुत करीबी जो relatives थे, उसके family members जो थे, they had died in that war.
लेकिन उसके बावजूद he had to find out a meaning for his existence, and he remained alive to share his experiences with other people, and that was the motivation which kept him alive. And then there is another technique, that is confrontation, that you confront the client to accept his choices. Yes, this is my choice. I accept the responsibility for doing this decision, and it has not been imposed on me from other people. So that is why it is promoted that people recognize their responsibility in their choices. As far as strengths of existential theories are concerned, the major strength is that it is culture free, because it talks about the issues which are related with all human beings. For example, finding a meaning in one's life. तो ये बहुत सारे लाइफ के फेजेस आपको नजर आते हैं, जैसे कि मिड लाइफ क्राइसिस है, या जब डिजास्टर्स हो जाएं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद पीपल लूज इंटरेस्ट इन देयर लाइफ. सो दिस इज कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स. तो ये हमें कल्चर फ्री नजर आता है. इट डील्स विद philosophical issues which are related with human existence. Similarly, another problem could be finding peace in this world. And when we are worried about essence of care in this world. So these are the problems which are related perhaps with all nations, all countries. That is why it is considered the major strength of this particular theoretical approach. लेकिन जैसे पहले मैंने कहा था कि इसकी कोई खास टेक्निक्स नहीं है, तो ये टेक्निक्स का ना होना ही एक वीकनेस समझा जाता है, बिकॉज पीपल हु बिलीव दैट साइकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स आर साइंटिफिक, तो वो फिर ये कहते हैं कि एवरी एग्जिस्टेंशियल थ्योरिस्ट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन चॉइसेस. तो देयर इज नॉट अ क्लियर कट फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरी, और थ्योरेटिकल बेस भी मजबूत नहीं है. तो ये क्रिटिसिज्म है जो अक्सर लोग करते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पर. आपको इल्म होगा कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का हमने मुताला किस सिलसिले में किया था. दैट वाज इन रेफरेंस टू एफेक्टिव अप्रोचेस टू काउंसलिंग. और इफेक्टिव अप्रोचेस कौन सी हैं आपको याद दिलाती जाऊं. दीज आर द अप्रोचेस व्हिच कंसंट्रेट ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल. ऑल्दो दे गिव इंपॉर्टेंस टू थिंकिंग आल्सो, बट द मेजर एम्फेसिस इज ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस, और इसलिए इनको इफेक्टिव अप्रोचेस कहा जाता है. और आपको याद होगा, थोड़ा सा इसको दोबारा पीछे की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी हमने थ्योरीज इसमें डिस्कस की हैं. In effective approaches, we discussed client-centered approach. Then we talked about Gestalt therapy, and finally, in the previous lecture, we discussed existential therapy. So these are the three main approaches that we have discussed so far. अब हम एक तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, और मैं तीसरा मॉडल क्यों कह रही हूँ, because first of all we discussed psychoanalytic approaches. Then we talked about affective approaches, and now the third one is cognitive approaches. The first question is, what is cognition? आप ये लफ्ज तो बहुत दफा सुने हैं मेरे लेक्चर में भी, और बहुत जगह पे आप पढ़ते भी होंगे, सुनते होंगे. तो what is cognition? Let's first see that. Cognitions are thoughts, beliefs, and internal images that people have about events in their lives, and that definition has been provided by Holden in 1993. So these are images, thought patterns, internal images कह सकते हैं, beliefs कह सकते हैं, which people hold about events in their lives. So basically it is related with our thought process. Cognitive theories of counseling focus on these mental processes and their influence on mental health. So what is the impact of thinking, whether it is in a positive way or in a negative way, on your health? This is the question जो कि जिसका जवाब देने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिव थ्योरिस्ट्स. सो बिकॉज मे बी आपने भी कभी सोचा हो कि आपकी थिंकिंग का आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल हेल्थ पर. जिस तरह से आप सोचते हैं, इज इट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस आल्सो? इज इट एबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरिस्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, बर्न्स पॉइंटेड आउट इन 1980 that every bad feeling you have is the result of your distorted negative thinking. हर जो bad feeling है वो आपकी distorted negative thinking की वजह से होती है. इसका मतलब ये हुआ कि feeling is determined by your thinking and your thought process. और ज़्यादातर हम जो feeling की बात करते हैं तो feeling से मुराद क्या है, चाहे वो positive feeling है या negative है. और जब negative की बात करते हैं तो
डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दीज आर फीलिंग्स। तो ये जो फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट्स होती हैं, दे कुड बी अफेक्टेड बाय योर थॉट प्रोसेस। इसीलिए शायद विलियम शेक्सपियर कहा है कि देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी थिंकिंग जो है उसी की वजह से किसी चीज को आप ईदर गुड परसीव करते हैं या बैड परसीव करते हैं। As we have talked about effective approaches, psychoanalytic approaches, और अगले कुछ लेक्चर्स में हम behavioral approaches की भी बात करेंगे। तो इस वक्त ज़्यादातर अगर आप कंट्रीज़ के एजुकेशनल सिस्टम्स में देखें तो कॉग्निटिव थ्योरीज जो है उनको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। इसीलिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग में जो मेजर ट्रेनिंग है, दैट इज़ इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ थेरेपी। अब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें हम ये देखते हैं कि करंटली ज़्यादातर जगहों पर कौन कौन सी थ्योरेटिकल अप्रोचेस यूज होती हैं एज फार एज द प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी इज कंसर्न्ड। अब मैं आपको एक पाई डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आप ये देखेंगे कि क्या जनरली तनासुब है मुख्तलिफ थ्योरेटिकल अप्रोचेस का। जैसे मैंने पहले कहा कि थेरेपी में और काउंसलिंग में कौन सी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एज फार एज साइको एनालिटिक अप्रोच इज कंसर्न्ड, इट्स यूज इज 28%, सो स्टिल क्वाइट अ लॉट। उसके बाद फैमिली और जो related therapies हैं, they are 19%, humanistic is 11%, behavioral is 9%, and you can see very clearly that cognitive approaches are used 49% of the time. तो आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि cognitive approaches जो हैं वो कितनी popular हैं for dealing with different issues of human beings. What are best known cognitive theories? कौन कौन सी जो हैं cognitive theories जो हैं वो आजकल या कुछ अरसे से बेहतर समझी जाती हैं? Let's talk about that. Basically, I would like to talk about 4 theoretical approaches which are related with cognitions. The first one is stress inoculation therapy. The second one is Aaron Beck's cognitive therapy. The third one is Albert Ellis rational emotive therapy. And the fourth one is Eric Burns transactional analysis. और इन चारों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। मैं कह रही हूँ कि चारों के बारे में बात करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी थ्योरीज आज ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस एंगल से बात करेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट कॉग्निटिव अप्रोचेस, उनका बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, और उसके बाद एक एक का मुताला करते चले जाएंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव काउंसलिंग। एज फार एज कॉमन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव काउंसलिंग इज कंसर्न्ड, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जब क्लाइंट को ही लेते हैं तो उनके नजदीक एक अच्छा क्लाइंट जो कॉग्निटिव थेरेपी को साथ लेके चल सके, उसको समझ सके, वो कैसा होता है। लेट्स सी दैट। फर्स्ट थिंग इज clients who are working in cognitive approaches are average to above average in intelligence. ऐसा क्यों है? Because the person has to think about his cognitions. उसको ये सोचना पड़ता है कि what is he thinking, और उसको समझ सके, और उसके बाद जो है he is asked to think in alternative ways, restructure करना पड़ता है उसके cognitions को, so the person should be intelligent enough to understand all that procedure. The second quality of a client as far as cognitive approaches are concerned is that they have moderate to high levels of functional distress. That they could have functional distress. Functional distress का मतलब ये है कि there could be a problem in people's functioning level. And that is why we will be able to say कि there is a problem. क्योंकि problem तभी problem होता है जब human beings की functioning के रास्ते में हायल हो जाता है. Because everyone has a problem. दुनिया में कौन है जिसको प्रॉब्लम नहीं होता, बट एज फॉर एज देयर फंक्शनिंग इज फाइन, दे आर कंसिडर्ड नॉर्मल पीपल. और अगर फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो देन इट इज द जॉब ऑफ द काउंसलर टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम्स. द थर्ड थिंग इज दे आर एबल टू आइडेंटिफाई थॉट्स एंड फीलिंग्स, बिकॉज देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स. एज आई मेंशन्ड बिफोर कि थॉट्स एक्चुअली कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. इस एक एनाटॉमी को और एक लिंक को क्लाइंट अंडरस्टैंड कर सके, उसे इस लाइक होना चाहिए. Another thing is that they are not psychotic or disabled by present problems. अब इसमें कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पाई जाती है. Many people believed some time ago that people who are psychotic, who have very distorted perceptions, and you know that psychosis is
मेजर मेंटल इलनेस गो, अब साइकोटिक का लफ्ज एज सच यूज नहीं होता और हम मेजर मूड डिसऑर्डर्स और उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिक एंड स्किज़ोफ्रेनिक लाइक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, बट दिस ऑल कैटेगरी इज कॉल्ड साइकोसिस. तो पहले कुछ देर पहले ये समझा जाता था कि people who are suffering from psychosis, cognitive theories are not good for them because उनको खुद बहुत काम करना पड़ता है थेरेपिस्ट के साथ मिलकर अपने प्रॉब्लम्स हल करने के लिए और अपनी थॉट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए. But since a few years, cognitive therapy has been used very effectively for dealing with delusions and hallucinations of psychotic patients. उस वक्त से ये एक थोड़ी सी जो राय है वो फर्क हो गई है लोगों की. Some people still believe that it is difficult to target even delusions and hallucinations of people who are suffering from psychosis. और रीजन ये है कि all the time they may not be responsive to you. तो आप हर वक्त बहरहाल उनके साथ कॉग्निटिव थेरेपी नहीं यूज कर सकते. You have to wait until they are in a rational state of mind. The next thing is that they are willing and able to complete systematic homework assignments. There are quite a lot of homework assignments which your counselor will be giving you if you are a client. और वो किस चीज से related होती हैं? To identify your thinking process and then to find out alternatives, to find out the irrationality of those beliefs that you may be holding and then restructuring of those beliefs. तो ये सारा काम जो है वो एक काउंसलिंग प्रोसेस में ही सारा मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि आपको घर जाकर भी काम करना पड़ता है. सो दे शैल बी रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड देन दे शुड पोजेस अ रेपर्टोयर ऑफ बिहेवियरल स्किल्स एंड रेस्पॉन्सेस. सो इसमें बिहेवियरल रिहर्सल्स भी होती हैं और ख़ास किस्म की बिहेवियरल स्किल्स चाहिए होती हैं कि आप उसके मुताबिक काम कर सकें. और अगर आप उस बिहेवियर का मुजाहरा नहीं करते देन इट मे नॉट बी एबल टू वर्क इफेक्टिवली विद यू. The last thing is that they shall be able to process information on a visual and auditory level. So those people do not have visual deficits. अब visual deficits नहीं हैं, but they have problem in their perceptions. Visually impaired नहीं है, they do not have visual impairment, लेकिन problem कहाँ पर है? Problem है in your perceptions, distorted perceptions. और डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस कौन सी होती हैं? विच आर अनरियलिस्टिक एंड अनप्रोडक्टिव. तो एक चीज तो ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर परसेप्शंस एंड द सेकंड थिंग इज इन योर वन थिंग विच यू कुड से कि जनरल स्कीमेटा जो है वो उसमें प्रॉब्लम है. जनरल स्कीमेटा क्या है? द रूल्स अबाउट योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड. आपके क्या रूल्स हैं वर्ल्ड के बारे में, अपने बारे में, आपका जनरल स्कीमेटा क्या है? इस चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, बट विजुअल इंपेयरमेंट्स नहीं होती और आपकी परसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज यू मे बी थिंकिंग इन अ डिसफंक्शनल वे. अब हम बात कर रहे हैं कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव अप्रोचेस और पहले हमने जो बात की है वो रिलेटेड थी क्लाइंट की कैरेक्टरिस्टिक से. एक क्लाइंट कैसा होना चाहिए as far as to work with a cognitive theorist is concerned. अब सेकंड क्या है? सेकंड चीज हम ये देखेंगे कि जो चेंज है वो किस तरह से लानी है क्लाइंट में. सो some common aspects of cognitive counseling as far as change strategies are concerned. Let's talk about this. अब जैसा मैंने पहले कहा, when you believe that your feelings and emotions are determined by your dysfunctional thinking and thought process. तो how to change your thinking? कैसे उसको change करना है? पहली बात ये है कि they use standardized guidelines. So usually standardized, structured guidelines, step by step किस तरह से काम करना है वो यूज की जाती हैं. और पर्पस क्या है कि इसको हर कोई जो है वो अंडरस्टैंड कर सके. टू अंडरस्टैंड ह्यूमन थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस बड़ी स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे मैनुअल जो हैं वो भी पब्लिश हुए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हैं कि यू वांट टू टारगेट डिल्यूजन्स ऑफ सम क्लाइंट और वो बेशक एक नॉर्मल शख्स के भी डिल्यूजन्स हो जाते हैं. कई दफा नॉर्मल पीपल जो हैं दे वुड हैव डिल्यूजन्स आल्सो और मे बी दैट पर्सन इज अ पेशेंट. तो आपने कैसे उसको डिस्प्यूट करना है,
कैसे आपने उसको जो है वो चैलेंज करना है उस डिल्यूजन को, और आपने एविडेंस मांगना है कि प्रोवाइड मी सम एविडेंस फॉर द रैशनैलिटी ऑफ दैट डिल्यूजन। तो उस सिलसिले में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस जो है वो मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। द सेकेंड थिंग इज रिकॉर्डिंग आर रिफ्लेक्टिंग पीपल्स थॉट्स। सो यूजुअली देयर इज अ प्रोसीजर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द काउंसलर, या रिसर्चेस जो लोग करते हैं वो एक प्रोसीजर जो है वो आपको देते हैं कि आपने रिकॉर्ड कैसे करनी है अपनी थॉट्स, कि आपने लिखना है और किस वक्त नोट करनी है, दिन में कितनी दफा नोट करनी है, या फिर आपने जो काउंसलर है उसने कैसे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। थर्ड थिंग इज फाइंडिंग अ मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड चैलेंज डिस्टॉर्टेड थॉट्स, एंड देन चेंज कैसे पॉसिबल होगी कि देयर शैल बी अ प्रोसीजर टू टारगेट डिस्टॉर्टेड थॉट्स, बिकॉज अगर आप डिस्टॉर्टेड थॉट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो तभी आप उसको चेंज कर सकेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, and then implementing new ways of thinking that are realistic and productive. So the purpose is not only identifying distorted thoughts, क्योंकि फिर तो कोई पर्पस ही नहीं है। आपने आइडेंटिफाई कर ली, अगला स्टेप जो है which is related with therapy is this, कि आप फिर उसको रीस्ट्रक्चर करें। So how it can be substituted with a healthy thinking, जिसका इंसान की ज़ात पर और उसकी मेंटल हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट पड़ सके। So as I mentioned before that we will talk about 4 cognitive theories in our lectures. The first one is stress inoculation therapy. आप ये कह सकते हैं कि ये inoculation का वर्ड जो है कि ये बायोलॉजिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, इस सेंस में कि inoculation का मतलब क्या होता है। It's a kind of you provide vaccination to somebody against infections, germs, या फिर आप किसी को कोई डिफेंस दे देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस सिलसिले में प्रॉब्लम क्या है, दैट इज स्ट्रेस। तो आप स्ट्रेस जो है उसके लिए एक बफर कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, दैट थेरेपी इज रिलेटेड विद दिस। इट इज डेवलप्ड बाय मैकनबॉम इन 1977 and it uses inoculation training to help people think optimistically when in stressful situations. So people are trained to think optimistically, not negatively, when they are in stressful situation. And that is the major task or role of the counselor according to this particular theoretical approach. कि when people are in stressful condition, तो usually क्या होता है कि we start thinking in negative way, क्योंकि ये स्ट्रेस के इम्पैक्ट की वजह से ऐसा होता है। जैसे आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा माइंड का, आप उसी तरीके से सोचेंगे, बट देन यू आर ट्रेन्ड to think in an optimistic way, and that is the role of the counselor. Then use self-talk or self-instructions to modify behavior. आप अपने आप के साथ टॉक करते हैं, you tell yourself, because जब आप negatively think करते हैं then you are doing self-talk. कैसी इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं, जैसे कि I am worthless, I am not able to do this task, or people hate me. You tell yourself, you do self-talk, तभी तो नेगेटिव इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। आप सोचने की कोशिश कीजिए कि जब कभी आप स्ट्रेस में हो या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए तो आप ज़रूर अपने आप से बात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ऊंची बात कर रहे हैं या एक्चुअली वर्ड्स लिप्स हिला रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, बट यू टेल योरसेल्फ सर्टेन थिंग्स एंड विच क्रिएट योर नेगेटिव मूड। तो उसी की वजह से आपका जो है वो नेगेटिव मूड होता है। Inoculating individuals to ongoing and future stressors is another goal of this particular therapy. आप current और future goals के लिए inoculate करते हैं, आप एक buffer provide करते हैं, एक defense provide करते हैं stress के against। और ये कैसे possible है? Through learning of strategies कि आप अपनी self talk जो है उसको कैसे change करें, how to change it from negative to optimistic tone. There are 3 overlapping phases as have been described by Mackenborn in 1996. अब ये overlapping क्यों है? Because it is not essential कि एक अगर पहले आ रही है तो दूसरी शुरू हो जाएगी तो पहली नहीं हो सकती, because you have to sometime change the position of them और साथ साथ कई दफ़ा उन पे काम करना पड़ता है।
The first phase is conceptualizing phase, in which you realize what is the problem of the person. किस context में आप उसको deal कर रहे हैं. So what is the major problem that the person is facing? और उसके कौन कौन से cognitions हैं which are affecting that person. तो आप पूरी तरह से problem को review करते हैं and you establish relationship between client and counselor. और उसके बाद आगे जो है वो दूसरा procedure start होता है. And the second phase is skill acquisition and rehearsal phase. So you do a lot of rehearsal with your counselor, और ये rehearsal जो है is related particularly with those issues which are deficient in the person, या उसके behavioral deficits हैं या उसके thinking deficit हैं, आप उनको target करते हैं और उसके बारे में आप rehearsals करते हैं counselor के साथ. अब जब मैं रिहर्सल की बात कह रही हूं तो इससे मुराद ये भी है कि आप लेबोरेटरी कंडीशन में रिहर्सल कर लें, काउंसलर के साथ उसके ऑफिस में रिहर्सल कर लें, और ये भी हो सकता है कि आपको काउंसलर किसी सिचुएशन में बाहर ले जाकर रिहर्सल करवाए विच इज द ओरिजिनल सिचुएशन. ओरिजिनल से ये मुराद नहीं है कि एक्चुअली उस वक्त जो है वो प्रॉब्लम आपको दरपेश है, बल्कि उससे मिलती जुलती कंडीशन में ले जाकर आपको रिहर्सल करवाए. फॉर एग्जाम्पल, if a person is having problem कि उसको स्टेज पर चढ़ते हुए जो है वो डर लगता है और वो ये कहता है कि whenever I go for speech तो मेरी टांगें जो है वो कांपना शुरू हो जाती हैं. तो एक रिहर्सल तो ये हो सकती है कि आप ऑफिस में रिहर्सल करें. एक रिहर्सल ये हो सकती है कि आपने जिस ऑडिटोरियम में स्पीच देनी है आप वहां जाकर रिहर्सल करें एंड पीपल मे नॉट बी प्रेजेंट देयर. आप उसके बगैर रिहर्सल करते हैं, दैट इज इन वाइवो रिहर्सल, एक्चुअल सिचुएशन में. एंड देन द थर्ड फेज इज एप्लीकेशन एंड फॉलो अप फेज. एप्लीकेशन में आप एक्चुअल सिचुएशन में जब आपने स्पीच करनी है तो वही वाली रिहर्सल जो है वहां आप रिपीट करते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली द रियल सिचुएशन. तो पहले आप सारी रिहर्सल्स कर चुके होते हैं, आप स्किल्स को अचीव कर चुके होते हैं, और अगर कोई आपकी सेल्फ टॉक्स जो है नेगेटिव हैं तो आप उसको भी पॉजिटिव कैसे नरेट करना है उसकी भी रिहर्सल कर चुके होते हैं. And then when we are saying that you are doing application of that, तो application के बाद follow up भी related है. Follow up कैसे related है कि when the person is no more in the therapy or counseling, तो फिर आप उसको follow up करते हैं. You may call the person and ask what is going on, और इस वक्त उसकी क्या situation है. So basically we have discussed in stress inoculation therapy that people's cognitions are changed from negative to ऑप्टिमिस्टिक टोन, और उसके लिए रिहर्सल्स भी करवाई जाती हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है, एंड देन द पर्सन इज असेस्ड इन द रियल लाइफ सिचुएशन. द सेकंड थेरेपी एज फॉर एज कॉग्निटिव अप्रोचेस आर कंसर्न्ड इज Beck's cognitive therapy. Beck emphasized the importance of cognitive thinking and its modification. So basically, he talked about problems in cognitions. अब ये प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? द पर्सन इज नॉट थिंकिंग प्रॉपरली, और जब हम ये कहते हैं प्रॉपरली तो इसका मतलब क्या है? द थिंकिंग पैटर्न इज अनरियलिस्टिक, अनप्रोडक्टिव. अनरियलिस्टिक कैसे है? क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ द पर्सन ओनली, और अदर पीपल मे और मे नॉट एग्री विद दैट. इसका मतलब है ये तो एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है और उसकी वजह से पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी लोग उसे एग्री करें या ना करें, लेकिन उसकी अपनी सब्जेक्टिव परसेप्शन की वजह से उसकी जात पर उसका बुरा असर पड़ रहा है. सो द सेकंड स्टेप इज टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न. जिस तरह से हमने गोल्स के सिलसिले में ये बात की कॉग्निटिव थ्योरीज में, कि बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को और उसके बाद उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें. सो ये बेसिकली 2 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. अब बेक के बारे में एक और बात बताती चली जाऊं कि व्हेन बेक डेवलप्ड हिज कॉग्निटिव अप्रोच, तो इट वाज द सेम टाइम व्हेन एल्बर्ट एलिस वाज वर्किंग ऑन रैशनल इमोटिव थेरेपी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन कॉग्निटिव अप्रोचेस. तो ये मोर और लेस हमें एक ही टाइम पे नजर आती हैं. ही टॉक्स अबाउट सर्टेन डिस्टॉर्शंस इन कॉग्निशंस, और इन्हीं डिस्टॉर्शंस की वजह से वी परसीव थिंग्स इन अ नेगेटिव वे.
अब ये डिस्टॉर्शंस कौन सी हैं, वो 6 चीज़ों के बारे में बात करता है बेक, कि we have distorted cognitions about events, about things, about people in our life. So what are these 6 cognitive distortions? Number 1 is arbitrary inferences. हम arbitrary जो है वो inferences कायम कर लेते हैं जिनकी कोई लॉजिकल बेस नहीं होती. मिसाल एक देना चाहूंगी कि you are expecting a phone call from your friend and he or she promised also to call you, लेकिन friend की call नहीं आई, and you are thinking that the person wants to have a breakup with you. हालांकि आपके पास कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं है. हो सकता है कि आपके फ्रेंड को भूल गई हो ये बात, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम पड़ गया हो सकता है उसको कोई एमरजेंसी हो गई हो, एंड सो ऑन. So, if people would have this arbitrary inference, तो it could lead to problematic and distorted perception. और उसका जो है वो असर क्या हो सकता है, people would be having a bad mood with negative evaluation of themselves. कि मुझे कोई दोस्त बनाना नहीं चाहता, इस तरह की बात जहन में आ सकती है. The second one is selective abstraction. आप अपनी मर्जी की जो चीज है वो नेगेटिव वो पिक कर लेते हैं, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं. So whatever is the picture in a particular scenario या context में कोई आपके सामने कोई जो total picture होती है, आप उसमें से जो negative बात है वो पिक कर लेंगे और positive की तरफ ध्यान नहीं देंगे. For example, someone talks about you और उसमें वो एक चीज कोई negative आपकी जात के बारे में कहता है और 10 positive कहते हैं, and you are concentrating just on that negative. Third thing is overgeneralization. You passed 9 subjects and failed just 1. Although ये मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक टेस्ट जो है वो फेल कर लिया जाए और आप उसमें कामयाब ना हो, लेकिन still the success is in 9 subjects. So the person will be generalizing his or her failure in 1 subject. और वो ये कहेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि ग्रेजुएशन कर सकूँ, and so on. The next point is magnification and minimization. What does this mean? It means that you are magnifying the impact of negative events. इसके बरक्स you are minimizing the impact of positive events in your life. आपने शायद पर्सनली भी नोट किया हो कि कोई अगर हमें अच्छी खबर मिलती है तो हम वक्ती तौर पे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि काफी दिन तक हम उस चीज को सोच सोच कर खुश होते रहें. लेकिन इसके बरक्स अगर हमें कोई बुरी खबर मिलती है तो बहुत दिनों तक हमारे पे उसका इम्पैक्ट रहता है. कभी हमें कोई फेलियर हो जाती है तो हमारी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है और हम कितने दिनों तक उससे बाहर नहीं निकल पाते. तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो आपके पॉजिटिव इवेंट्स हैं उनको भी मैग्नीफाई करें, उन पर भी कंसंट्रेट करें, बिकॉज उस खुशी के सहारे जो है वो बहुत आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है. Another point is personalization, that you take everything to yourself. Every point which people are talking about, everything which people are saying, you take it personally. एक मिसाल लीजिए, अगर किसी महफिल में, किसी पार्टी में कोई किसी से बात कर रहा है और बात करते हुए ऐसा चांस हुआ कि एक शख्स ने आपकी तरफ देखा और इस टाइम वो हंस भी रहा होता है. So you take that inference that that person was talking about you or against you, कि वो दूसरे शख्स के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ा रहा था. That is why he was laughing. But maybe they were talking about some neutral issue, कोई और चीज पे बात कर रहे हो और उस बात पे हंस रहे हो और बाय चांस उनकी नजर आप पर पड़ गई हो. So we take personally everything that seems to be related apparently with us. The last point is dichotomous thinking, that everything is either white or black. अब ग्रे एरिया जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं. Either you are perfect or you are worth of nothing. और एक शख्स या आपको पसंद करता है या नापसंद करता है, उसके दरमियान में कोई चीज नहीं है. So the important point is to look on those gray areas also. So these are 6 cognitive distortions which Beck believes play an important role in
मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, और स्पेसिफिकली जो है वो बेक ने टारगेट किया है एंजाइटी और डिप्रेशन को. जो बेक की कॉग्निटिव थेरेपी है दैट इज यूज्ड वेरी इफेक्टिवली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, because it is generally believed that depressive patients tend to think very negatively, and it is because of that negative thinking they have problem in their emotions. Another important concept of Beck is his cognitive triad. 3 elements हैं cognitions के, और वो क्या हैं? Let's see that. एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, उसमें आप ये देखेंगे कि people would have negative cognitions about 3 things. One is about themselves, then about the world and about future. मिसाल इसकी कैसे ली जा सकती है? जैसे I would have a negative belief about myself. I am worthless. मैं ये काम करने के लायक ही नहीं हूं. मैं कोई भी काम करने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने ये काम गलत कर दिया है. ये हो गया my thinking and belief about myself. The second belief which affects people's mood is negative belief about the world. दुनिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझती, कोई नहीं चाहता कि मैं कामयाब हूं. So you have a negative belief about the world, and you have negative belief also about the future. My future is bleak. मुझे अपने मुस्तकबिल में कुछ नजर नहीं आता, मेरे कामयाब होने की कोई सूरत हाल नहीं है. So we have negative beliefs about either self, future or the world. Some people would have 3 negative beliefs, और बाज को हो सकता है 1 या 2 beliefs इस तरह के हों. तो they play also a major role in creating a depressive mood, or in fact depression as a disorder in people. अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एज फार एज बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी इज कंसर्न्ड, प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. बाज़ लोग इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं, और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बिहेवियर थेरेपी की बाद में बात करेंगे. फिलहाल हम सिर्फ कॉग्निटिव थ्योरीज के हवाले से बात कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज यू अनकवर एंड चैलेंज सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स. सो व्हाट एवर आर द सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स, आप उनको टारगेट करें, उनको अनकवर करें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप उनको अनकवर नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो उनको चेंज करने का सवाल या रीस्ट्रक्चर करने का सवाल नहीं उभरता. एंड हाउ दैट इज डन? थ्रू फोर्सफुल टेक्निक्स आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली. तो ये भी हो सकता है कि आप माइल करें क्लाइंट को, किस तरह से काम करना है, कोलैबोरेटिव वर्क कैसे करना है इन अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर. और दूसरी बात ये होगी कि इट इज डन फोर्सफुली. फोर्सफुली इस अंदाज में कि आप कन्फ्रंट करते हैं बिलीफ्स ऑफ द क्लाइंट एंड यू चैलेंज देम कि प्रोवाइड मी अ रैशनल एविडेंस फॉर दैट. अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जीतते हैं. अगर आप एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो दिस इज अ डिस्टॉर्टेड एंड अनरियलिस्टिक बिलीफ. द सेकेंड थिंग इज चेंज दीज डिसफंक्शनल बिलीफ्स. So first you identify your distorted cognitions, perceptions, and then you try to change them. What is the evidence to support this belief? You can ask that question. Are these facts are your interpretation of them? क्या ये हकीकत में ऐसा है या that is just how you are interpreting the events? Because usually ये देखा गया है कि events जो हैं वो responsible नहीं होते हमारे problem के या emotional जो हमें डिस्ट्रेस लाहक होता है. रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? हमारे ओन कॉग्निशंस, द वे वी परसीव दैट. तो क्या ये वाकई फैक्ट है कि यू आर नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग? क्या ये हकीकत है कि एवरीबॉडी डिसलाइक्स यू? क्या ये हकीकत है कि मुस्तकबिल में आपको कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती? या इट इज जस्ट योर इंटरप्रिटेशन? एंड देन इज देयर एन अदर वे टू लुक एट द सिचुएशन? इज दिस द ओनली एंगल जिससे आप सिचुएशन को देख रहे हैं? क्या किसी और तरीके से इसको परसीव करना पॉसिबल है या नहीं? अगर है तो व्हाट आर अदर वेज ऑफ परसीविंग द सिचुएशन? सो दिस इज द टास्क ऑफ द काउंसलर. द थर्ड थिंग इज टेक्निक्स यूज्ड इन Beck's cognitive therapy. First one is you experience distress in therapy. आप
थेरेपी में डिस्ट्रेस कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? बिकॉज द काउंसलर विल पे अटेंशन टू योर डिस्टॉर्टेड कॉग्निशंस एंड यू विल आल्सो बिकम अवेयर कि दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज जस्ट माई सब्जेक्टिव फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच टू इंटरप्रेट थिंग्स. और उसमें कई दफा लोगों को शौक भी लगता है कि यस दैट वाज माय फॉल्ट, और आप ब्लेम दे रहे हैं दुनिया को, लोगों को और इवेंट्स को. So when you come to realize that it may be just your distorted perception, it could be very anxiety provoking sometime. The third thing is you can keep a diary of situation, feelings and irrational thoughts. As I stated before that you have to do a lot of homework assignments. ये नहीं पॉसिबल कि काउंसलिंग सेशन के दौरान ही सारी टेक्निक्स यूज हो जाएं, बिकॉज काउंसलिंग सेशन तो 45-50 मिनट का या घंटे का होगा, तो उससे पूरी थेरेपी पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई यू गो होम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. और एक और चीज ये भी है कि वेन एवर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग आर कमिंग टू योर माइंड, तो जरूरी तो नहीं है कि वो काउंसलर की प्रेजेंस में ही आए, ज्यादा टाइम तो आपने उसके बगैर गुजारना है. सो यू हैव टू नोट डाउन देम समवेयर. और जैसे मैंने पहले ये कहा था कि कॉग्निटिव अप्रोचेस में एक चीज सिमिलर है, वो ये है कि यू डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, और आप रिकॉर्डिंग का कोई तरीका ढूंढते हैं. सो यू रिकॉर्ड इन अ डायरी, किस टाइम आपको कौन सी थॉट आई, उस वक्त क्या वाकया हुआ था, व्हाट डिड यू थिंक, आप एग्जैक्ट लिखें, व्हाट वाज द टाइम, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट द काउंसलर टेल्स यू टू थिंक अबाउट अल्टरनेटिव्स. जो आपने सोचा, वॉज दैट द ओनली एक्सप्लेनेशन, क्या क्या और एक्सप्लेनेशंस भी हैं, और अगर और एक्सप्लेनेशंस हैं तो फिर उसके बाद हाउ डू यू perceive that particular situation. The third thing is, as far as techniques are concerned, reading assignments. Sometimes people are given some readings कि उनको पढ़कर वो अंदाजा लगाते हैं कि what is the relationship between thought and emotion, और पॉजिटिविटी जो है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है लोगों में. तो ये बिब्लियोग्राफिक अप्रोच है, रीडिंग के सहारे भी आपको आपके जो कॉग्निशंस हैं वो चेंज किए जा सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी. सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी, एंड देन सेकेंडली Beck's cognitive therapy as far as cognitive approaches are concerned. The third one is rational emotive therapy that has been presented by Albert Ellis. It is developed by Albert Ellis, who was born in 1913 into a Jewish family in Pittsburgh, USA. He was the firstborn, और उसके बाद जो थे उसका एक बहन और एक भाई पैदा हुए. He attributed his intelligence, drive and persistence in his personality to his father, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि ये बहुत सारा इम्पैक्ट उसके फादर का था उसकी लाइफ पर. एल्बर्ट एलिस इज नोन एज अ वेरी फेमस राइटर, थेरेपिस्ट, काउंसलर, और उसकी आप बुक्स की तादाद देखें, इज ओवर 50. He has written more than 500 articles on rational emotive therapy and other concepts. तकरीबन एक साल में आप समझ लें कि वो अराउंड 200 वर्कशॉप्स करता था पूरी दुनिया में, और स्टिल he is able to do that. अब ये वर्कशॉप्स एक की तादाद देखें, बुक्स देखें, और उसके अलावा बहुत सारे उसके जो लेक्चर्स हैं, दे आर बीइंग कंडक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. रिकॉर्डेड जो हैं वो भी दिखाए जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली लाइफ और बैकग्राउंड. तो मैं ये आपको बता रही थी कि ही एट्रीब्यूटेड हिज इंटेलिजेंस टू हिज फादर. एज फार एज हिज मदर इज कंसर्न, ही पॉइंटेड आउट दैट हिज मदर was involved in a kind of benign neglect kind of parenting. So her parenting style was of benign neglect. Benign neglect कैसी होती है? जबकि आप बच्चों को neglect कर रहे हैं, but you are not doing it consciously. आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, it is just benign neglect. और benign neglect किस तरह से थी? Because she was
very independent for her time. She was a very happy person और अपनी लाइफ में अपनी ज़ात में ज़्यादा गुम रहने वाली पर्सनालिटी थी मदर की. He wanted to become a Hebrew teacher in the beginning, लेकिन when his parents were separated when he was 12 years old, तो इसके plans जो थे वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए. और उसके बाद further हम ये देखते हैं कि he received a master's degree in 1943 and PhD in clinical psychology in 1947. And then he got some training in psychoanalysis. यहाँ पे भी वो बात नजर आ गई जो मैं आपको एक दफ़ा बता रही थी कि हर थ्योरिस्ट जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से रिलेटेड है उस पर कुछ ना कुछ साइको एनालिसिस का इन्फ्लुएंस जरूर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो इससे आप साइको एनालिसिस के इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं. सो ही एक्वायर्ड ट्रेनिंग इन साइको एनालिसिस फ्रॉम द केरन हॉर्नीज ग्रुप, but he was dissatisfied with that approach, so he began the practice of his own theory in 1955. He got that training from Karen Horney's group in 1950s. और उसके बाद जो थी 1955 में उसने अपनी जो थी वो therapeutic approach जो थी उस पर practice शुरू कर दी. He was primarily a cognitive theorist, but later on RET, or rational emotive therapy, has broadened to behavioral and emotional concept. अब आप जब रैशनल इमोटिव कहते हैं तो इट इज रिलेटेड विद योर थिंकिंग एंड इमोशंस आल्सो. सो इनिशियली ही वाज अ कॉग्निटिव थ्योरिस्ट लाइक बेक, लेकिन देन ही इंक्लूडेड फीलिंग्स एंड इमोशंस एज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशंस. एंड ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू non-profit organizations which work on रैशनल इमोटिव थेरेपी. और उनका बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, एंड दिस इज हाउ रैशनल इमोटिव थेरेपी हैज स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट इज द व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज फॉर एज टीचिंग्स ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी आर कंसर्न्ड? द फर्स्ट थिंग इज रैशनल इमोटिव थेरेपी assumes that people are both inherently rational and irrational. They are sensible and crazy. So, at the same time, people are able to think rationally and irrationally. They are sensible and crazy. और ये आपको भी अंदाजा होता होगा कि कोई शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता जो आप ये कहें कि ये हमेशा रैशनली सोचेगा, और कोई इतना क्रेजी भी नहीं होता कि वो कभी भी कोई अच्छी बात ना कर सके. सो पीपल आर बेसिकली गिफ्टेड विद दीज टू एलिमेंट्स. और उसमें आप ज्यादा किधर आपका रुझान है? दैट. According to Ellis, this duty is biologically inherent and is perpetuated unless a new way of thinking is learned. So, ये जो tendency है that is carried on, perpetuated, continued, unless you develop some new mode of thinking. So, people are in fact capable to think irrationally. This is quite normal because that is biological inheritance. आपको ऐसे ही खसाइस मिले हैं. और ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है अगर कोई जो है वो इरेशनली सोचता है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो व्हेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि इंसान इरेशनली ना सोचे? सो द बेसिक थिंग हियर टू लर्न इज देन you have to devise a particular way of thinking to alter or change your perceptions. So irrational thinking may include the invention of upsetting and disturbing thoughts. What is the problem of irrational thinking? That it leads to upsetting thoughts. और upsetting thoughts कौन सी हैं? ये तकरीबन 11 किस्म की irrational beliefs हैं, upsetting thoughts हैं, which Albert Ellis has mentioned. और ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से 11 बिलीफ्स हैं which are considered irrational by Ellis. आज के लेक्चर का चूंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मैं अब रिव्यू करना चाहूंगी आपके साथ what we have studied today. Today we talked about cognitive approaches and we discussed common elements in all cognitive approaches as far as client characteristics are concerned and as far as
change element is concerned. Basically हमने ये देखा कि cognitions क्या हैं और cognitive approaches जो हैं उनकी philosophy क्या है. Cognitive approaches basically maintain that your mental health problems are due to your faulty perceptions, your faulty cognitions. And there is a need to change and alter your dysfunctional thoughts. The common elements in clients, as far as the choice of a cognitive therapist is concerned, they are generally relatively intelligent so that they could monitor their thinking level और उसको कैसे change करना है वो सीख सकें. They are voluntary participants. एग्री करते हैं कि ये काम आपके साथ मिलके करेंगे क्योंकि अगर वो घर जाके होमवर्क असाइनमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये चेंज पॉसिबल नहीं है. So they are able to work on that, do homework assignments and so on. दूसरी बात हमने ये की थी कि चेंज जो है वो एलिमेंट कैसे होता है. So you first identify the problem, where are the deficits in your cognitions and then you try to change them. ये ज़्यादातर थेरेपीज में यही पैराडाइम जो है वो फॉलो किया जाता है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज और मैंने आज 4 थेरेपीज का जिक्र किया. द फर्स्ट वन वाज स्ट्रेस इनओकुलेशन थेरेपी, द सेकंड वाज Beck's cognitive therapy, the third one is rational emotive therapy and the fourth one is Eric Berne's transactional analysis. आज हमने 3 therapies की बात की है. The first one is stress inoculation therapy in which people are directed and trained to think and do self-talk in an optimistic way. And for that, cognitive rehearsals are done and these rehearsals later on could be converted into real life situations और उसके बाद आपका follow-up भी किया जाएगा. As far as Beck's cognitive theory is concerned, Beck has talked about 6 inferences or 6 cognitive distortions that people could have when they have problem in their thoughts and ultimately to their emotions and feelings. And Beck has worked mainly to target depressions and anxiety. और मैंने आपको ये भी बताया कि Beck की जो cognitive theory है that is very famous for treating depression in people. अब 6 elements की मैंने बात की which he refers to as cognitive distortions. For example, when you are magnifying the impact of a negative event and you are minimizing the effect of some positive event. Similarly, I talked about arbitrary inferences and I also talked about selective abstraction, personalization. आप अपनी ज़ात तक ही हर चीज़ को महदूद कर लेते हैं. We also talked about dichotomous thinking where everything is black and white. And finally, we talked about Albert Ellis rational emotive therapy. Rational emotive therapy जो है that is basically related again with the relationship between your thought and your emotions. और Albert Ellis talks about certain irrational beliefs that people could hold. और उन्हीं irrational beliefs की वजह से people could have problems in their emotions and feelings. So this was all about what we have discussed today. अगले लेक्चर में हम इसी को कैरी ऑन करेंगे. अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.